नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं, विकासात्मक वाक् प्रवाह विकार, जिसे हम आमतौर पे हकलाना कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास मोहित लांबा साइकोलॉजी हेल्थ केयर के कुछ पॉइंट्स हैं और ICD-11 से भी जानकारी है। हाँ, जो WHO का वर्गीकरण है। तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि ये असल में है क्या, लक्षण क्या हैं और सबसे ज़रूरी इसमें क्या मदद की जा सकती है। और ये अक्सर काफी छोटी उम्र में 2 से 7 साल के बच्चों में दिखना शुरू होता है। तो जब हम कहते हैं हकलाना, तो इसके लक्षण क्या होते हैं? सबसे आम तो शायद वही है, आवाज़ें या शब्दों को दोहराना। हाँ, जैसे बच्चे बोलते हैं माँ माँ मुझे, या फिर कभी कभी आवाज को लंबा खींचते हैं, जैसे स्कूल जाना है। अच्छा, और वो अटक जाना भी होता है ना, जैसे बोलते बोलते एकदम रुक गए, मुझे पॉज, पानी चाहिए। बिल्कुल, अटक जाना, रुक जाना। और ICD-11 तो और भी चीजें बताता है। जैसे बोलते समय फिजिकल टेंशन दिखना, चेहरे पे तनाव, या शायद मुट्ठी भींच लेना, सिर झटकना। ओह, अच्छा, ये भी होता है। हाँ, और वो जैसे फिलर्स का ज्यादा इस्तेमाल, या फिर बोलने से पहले एकदम चुप हो जाना, कुछ शब्दों या सिचुएशन को अवॉइड करना जहां बोलना पड़े, ये सब भी इसी में आता है। ये तो मतलब सिर्फ बोलने की दिक्कत नहीं है फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही बात है। ये बच्चे के मन पर बहुत असर डाल सकती है। फ्रस्ट्रेशन, शर्मिंदगी, हाँ, और शायद लोगों से मिलने जुलने में भी दिक्कत, सामाजिक चिंता जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, सामाजिक चिंता। और ICD-11 के हिसाब से मतलब डायग्नोसिस के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। क्या चीजें? एक तो ये कि प्रॉब्लम लगातार बनी रहे, ऐसा नहीं कि कभी कभी हो। हाँ, और बचपन में ही शुरू हुई हो। ठीक है। और बच्चे की उम्र के हिसाब से जो बोलने की फ्लुएंसी होनी चाहिए वो काफी कम हो, जिससे उसकी सोशल लाइफ या स्कूल या कामकाज पर असर पड़ रहा हो। और ये पक्का करना कि ये किसी और वजह से नहीं है, मतलब कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ना हो। अच्छा, इसके आंकड़े क्या कहते हैं? ये कितना कॉमन है? आंकड़े बताते हैं कि लाइफ टाइम में करीब 5% लोग इससे प्रभावित होते हैं, और किसी भी समय दुनिया के लगभग 1% आबादी में ये पाया जाता है। 1%? हाँ जी। और ज्यादातर केस 2.5 से 4 साल की उम्र में शुरू होते हैं। लड़कों में ये ज्यादा कॉमन है लड़कियों के मुकाबले। अडल्ट्स में तो रेशो 4.1 तक हो सकता है। 4 गुना ज्यादा लड़कों में। ओके। तो अगर ये दिक्कत है तो फिर इसका हल क्या है? क्या इलाज संभव है? हाँ, इलाज और मदद के कई तरीके हैं। सबसे कॉमन तो स्पीच थेरेपी है। स्पीच थेरेपी, उसमें क्या होता है? उसमें थेरेपिस्ट बच्चों के साथ खेल खेल में कुछ एक्टिविटीज और एक्सरसाइज के जरिए सहज तरीके से बोलना सिखाते हैं। जैसे कोई खास तकनीक? हाँ, जैसे धीरे बोलना सिखाना, बोलने से पहले गहरी सांस लेना, ऐसी टेक्निक्स। और बच्चे की तारीफ करना भी शायद जरूरी है जब वो कोशिश करे। बहुत जरूरी। उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। बच्चे के प्रयासों की सराहना करना बहुत मायने रखता है। इसमें पेरेंट्स का क्या रोल रहता है? पेरेंट्स का रोल तो बहुत ही अहम है। उन्हें भी सीखने की ज़रूरत होती है कि घर पर कैसे सपोर्टिव माहौल बना सकते हैं, बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं। और आपने वो सहकर्मी शिक्षा का भी जिक्र किया था पहले, वो क्या है? हाँ, पीयर एजुकेशन, मतलब क्लास के दूसरे बच्चों को हकलाने के बारे में बताना, ताकि वो बच्चे को समझे, उसका मजाक न उड़ाएं बल्कि सपोर्ट करें। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। माहौल का बहुत फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल, घर और स्कूल दोनों जगह शांत और आरामदायक माहौल होना चाहिए, जहां बच्चा बिना किसी डर या दबाव के बात कर सके। और अगर चिंता ज्यादा हो तो फिर काउंसलिंग की मदद ली जा सकती है, जो बोलने से जुड़ी एंजाइटी या निराशा है उसे मैनेज करने के लिए। यहाँ पर मनोवैज्ञानिकों की भूमिका क्या रहती है? वो कैसे मदद करते हैं? मनोवैज्ञानिक कई तरह से मदद करते हैं। पहले तो वो असेस करते हैं कि हकलाने का बच्चे पर इमोशनल और साइकोलॉजिकल असर क्या पड़ रहा है। ठीक है। फिर वो थेरेपी यूज कर सकते हैं, जैसे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अच्छा, CBT? जी। वो कैसे काम करती है? वो बच्चे को कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाती है, मुश्किल सिचुएशन से कैसे डील करना है, बोलने को लेकर जो नेगेटिव विचार हैं उन्हें कैसे कम करना है। वो परिवार को भी गाइड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, बच्चे की सोशल स्किल्स इंप्रूव करने में मदद करते हैं। और वो प्रोग्रेस भी ट्रैक करते होंगे? हाँ, बिल्कुल, प्रोग्रेस मॉनिटर करना और ज़रूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान को एडजस्ट करना। और जैसा हमने कहा, स्कूल में टीचर्स और बाकी बच्चों को एजुकेट करके एक सपोर्टिव माहौल बनाने में भी मदद करते हैं। स्रोतों में एक बच्चे का उदाहरण भी था, शायद रोहन नाम का, 6 साल का।
हाँ, रोहन का केस था। उसमें ये लक्षण थे: शब्द दोहराना, आवाज खींचना, अटक जाना। और वो काफी निराश रहता था, क्लास में बोलने से बचता था। हाँ, लेकिन फिर स्पीच थेरेपी और परिवार और स्कूल के सपोर्ट से उसकी स्पीच में काफी सुधार हुआ और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। इससे ये बात साफ होती है कि पेरेंट्स का रोल कितना क्रिटिकल है। धैर्य रखना, शांत रहना। बिल्कुल, और बच्चे से क्लियरली बात करना। और टीचर्स के लिए भी जरूरी है कि बच्चे पे प्रेशर ना डालें, उसे बीच में न टोकें, अपनी बात पूरी करने दें। लेकिन एक बात जो आपने पहले बताई थी वो मुझे काफी दिलचस्प लगी कि ज्यादातर बच्चे इससे उभर जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रिसर्च दिखाती है कि करीब 65 से 85% बच्चे बिना किसी खास इलाज के भी बड़े होने तक ठीक हो जाते हैं। 65 से 85%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और अक्सर ये रिकवरी हकलाना शुरू होने के पहले 2 सालों के अंदर ही हो जाती है। ये जानकर तो पेरेंट्स को काफी तसल्ली मिलती होगी। जरूर, लेकिन जिन बच्चों में ये प्रॉब्लम बनी रहती है उनमें फिर सोशल एंजाइटी का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। आंकड़े बताते हैं कि ऐसे लगभग 40 से 60% अडल्ट्स में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण मिल सकते हैं। तो किन बच्चों में ये प्रॉब्लम बने रहने का खतरा ज्यादा होता है? कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे अगर बच्चा लड़का है, अगर फैमिली हिस्ट्री है हकलाने की, अगर ये 3-4 साल की उम्र के बाद शुरू हुआ है, या अगर साथ में कोई और स्पीच या लैंग्वेज डिसऑर्डर भी है। समझ गया। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हकलाना या विकासात्मक वाक प्रवाह विकार एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। हाँ, जिसके लक्षण पहचाने जा सकते हैं और जिसके लिए इलाज और मदद मौजूद है। बिल्कुल। स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और सबसे जरूरी परिवार और स्कूल का एक सहायक माहौल, ये सब मिलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। हाँ, माहौल की बात आपने फिर की। हाँ, क्योंकि ये हमें एक अहम सवाल पर लाता है। स्रोत बार बार सहकर्मी, शिक्षा और सहायक वातावरण की बात कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर समाज में इसे लेकर थोड़ी और समझ और एक्सेप्टेंस हो तो ये उन लोगों के अनुभव को कितना बेहतर बना सकता है। सही बात है। खासकर वो जो सोशल एंजाइटी है जो अक्सर इसके साथ जुड़ी होती है, शायद उसे कम करने में समाज की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय बिंदु है।